हेलो एवरीवन। आज से हम लोग TY BCom सेम 6 का स्टार्ट करेंगे। जैसे पिछली बार किया था अकाउंट्स, कॉस्टिंग और टैक्स सेम 5 का, उसी हिसाब से इस बार भी सेम 6 में भी अकाउंट्स, टैक्स और कॉस्टिंग होगा। बट इस बार थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है और मेरे पास भी बहुत टाइम है सिखाने के लिए। इसलिए इस बार जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो हम इन डेप्थ करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर जो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन का मतलब अगर आपको समझना है, एक कंपनी होती है, ओके, उसको अगर लिक्विडेट होना मतलब क्या होता है? बंद होना है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, ओके, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लिक्विडेशन, ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। और ये प्रोसेस कौन करता है? एक लिक्विडेटर करता है, ओके। हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या समझेंगे कि ये लिक्विडेटर क्या क्या काम करता है और इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। कंपनी बंद हो रही है, तो अब जब कंपनी बंद हो रही है तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ये लिक्विडेटर क्या करेगा, और उसका पूरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। लिक्विडेटर का हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो यही है पूरे चैप्टर में हम लोग समझेंगे सम के थ्रू कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ओके, पूरे चैप्टर में आपको एक बनाना पड़ेगा लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब वो क्या क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। इधर होता है रिसिप्ट्स, इधर होता है पेमेंट्स, ठीक है। रिसिप्ट साइड में फर्स्ट आएगा कैश/बैंक, ओके, कैश/बैंक बैलेंस, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड क्या आएगा? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज्ड, ठीक है। थर्ड में आएगा रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली चार्ज, ठीक है। फोर्थ आता है कॉल्स इन अरियर्स, और फिफ्थ आएगा यहाँ पे कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, समझ में आ गया। ये है रिसिप्ट साइड, ओके। पेमेंट साइड में क्या क्या आएगा? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, मतलब आप लिक्विडेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक्सपेंस तो देने पड़ेंगे, ओके। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर जो होगा, जो ये काम कर रहा है, उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, उसके काम का फीस देना पड़ेगा। थर्ड है लीगल एक्सपेंसेस, ओके। लीगल एक्सपेंसेस मतलब आप लिक्विडेट कर रहे हो तो इसके लिए आपको ROC में जो भी खर्चे करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, ओके। फिर फोर्थ में क्या आएगा? लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। अब क्या होता है मैं आपको बताते रहूंगा धीरे धीरे। फिफ्थ में आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ओके। इसमें आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सेकेंड में आएगा अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर यहां पे आएगा सिक्स्थ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम्स, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ये है पूरा लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फर्स्ट आप लिखोगे कैश एंड बैंक बैलेंस, एक तो रिसिप्ट साइड होगा, एक पेमेंट साइड होगा, ठीक है। फर्स्ट आपके क्वेश्चन में जो भी होगा कैश एंड बैंक बैलेंस वो यहाँ पे लिखना। सेकंड क्या है? रियलाइजेशन ऑफ एसेट नॉट स्पेसिफिकली चार्ज। सिंपल सा मतलब है कि जिस एसेट पे हम लोगों ने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया है, जिस एसेट को यूज करके हम लोगों ने किसी लायबिलिटी को सिक्योर नहीं किया है, उसको क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज।
ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, जो एसेट को हम लोगों ने यूज करके किसी लाइबिलिटी को सिक्योर किया है उसको हम कहेंगे एसेट स्पेसिफिकली चार्ज, ठीक है। उसके बाद में कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ये जब हम सम करेंगे उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो आपको समझा दिया, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लीगल एक्सपेंसेस, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, क्वेश्चन में दिया होगा कौन कौन सी लायबिलिटी फ्लोटिंग चार्ज में सिक्योर्ड है, ठीक है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया होगा आपको, और अदर अनसिक्योर क्रेडिटर्स, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम्स, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग सम करेंगे उस हिसाब से आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या क्या ये वर्ड्स क्यों यूज हुए, ओके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। हम लोग पहला सम करेंगे अभी, उसके बाद में आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि लिक्विडेशन चैप्टर क्या है पूरा, ओके। अभी हम लोग करेंगे इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8 बहुत इजी इल्यूस्ट्रेशन है, तो स्टार्टिंग में हम लोग सिंपल सिंपल सम करेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे, ओके। एलटी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन विद द फॉलोइंग लायबिलिटीज, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 40,000, सिक्योरिटीज रियलाइज्ड 50,000, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। The liquidator is entitled to a remuneration of 3% on the amount realized, including securities in the hands of secured creditors, and 1.5% on the amount distributed to unsecured creditors. The various assets realized are 50 rupees 52,000, ठीक है। No commission is payable for the payment to preferential creditors. देन लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना, ठीक है। तो देखो पहले अगर आपको सम करना है ना, इसमें देखो डायरेक्टली आपको दे दिया लिक्विडेटर्स, आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना के दे दिया है, ठीक है। वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ओके। तो सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग हर सम में एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। हर सम के स्टार्ट मतलब कंप्लीट करने से पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ताकि हम लोग का सम जो भी कर रहे वो इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो वर्किंग नोट हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में सिंपल है वर्किंग नोट, आपको बस याद करना है ये वर्किंग नोट। अगर आप ये वर्किंग नोट कर लोगे तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आप इजीली बना दोगे, ठीक है। सो वर्किंग नोट, वर्क डन बाय लिक्विडेटर, ठीक है। ये लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में तो आपको बता दिया क्या क्या आता है, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। सो पहले आएगा कैश स्लैश बैंक बैलेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी कैश और बैंक बैलेंस नहीं दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 0। फिर एसेट्स रियलाइज्ड, ओके, ठीक है। एक आपको दिया हुआ है सिक्योरिटीज रियलाइज्ड 50,000, आपको नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे लिख दो सिक्योरिटीज रियलाइज्ड 50,000। फिर नीचे और दिया है the various assets excluding the securities in the hands are 52,000, तो other assets, ठीक है, उसको हम लोग देंगे 52,000, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा आपका 1,02,000, ठीक है। तो ये है अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटर, ठीक है। तो इतना पैसा है लिक्विडेटर के पास सभी लायबिलिटीज को पे करने के लिए, ठीक है। तो इतना ही पैसा है उसके पास। अभी लेट स्टार्ट विद पैसा देने को चालू करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग सभी जितना भी पैसा है, ठीक है, उसमें से पहले हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है, इसमें है लिखा हुआ है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 500, तो आप ये 500 माइनस कर दो, ठीक है, अंदर माइनस करो, ये 500 माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद में आप माइनस करोगे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ठीक है, ओके। अब देखो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन क्या बोला है, 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड, मतलब 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड। 1,02,000 रुपये हम लोग ने रियलाइज किया है, उसका 3% कितना होता है, 1,02,000 का 3% होता है 3,060 रुपया, ठीक है। समझ में आया इतना। उसके बाद में थर्ड आएगा लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस, क्या लीगल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, नहीं, इस क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, ठीक है। तो फिर अभी ये आप ये माइनस कर दो, 1,02,000 माइनस 500 माइनस 3,600,
ठीक है, ठीक है, आपको आएगा 98,440, ठीक है। अमाउंट अवेलेबल यहाँ पे लिखते जाओ। ये वर्किंग नोट है, अगर आप ये नहीं भी लिखो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये अब 98,440, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद में क्या करोगे आप, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा दोगे। हमेशा इसी तरह से लिक्विडेट होता है। कभी भी कंपनी लिक्विडेशन होती है तो पहले ये होता है, ठीक है, आप लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करते हो, रेम्यूनरेशन पहले काट देते हो, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट आप किस क्रेडिटर को पे करोगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ठीक है, समझ में आ गया। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप पे करोगे, ओके। सो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, ओके, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं आपके 40,000, ठीक है, ओके। तो ये आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए। फिर ये माइनस कर दो तो 98,440 माइनस 40,000, सो 98,440 माइनस 40,000 आपको मिलेगा 58,440, ठीक है। ये आप लिख दोगे अमाउंट अवेलेबल। फिर आप किसको माइनस करोगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, ठीक है। यह हमेशा जब भी आप रियल लाइफ में भी इसी तरह से लिक्विडेशन होता है। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,200, ओके। सो ये आप ये माइनस कर दोगे 1,200, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे अमाउंट अवेलेबल, ओके। तो कितना आएगा 58,440 माइनस 1,200 आता है 57,240, ठीक है। लेस आपका आएगा लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है, ओके। तो देखो पहले आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर दिया, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे कर दिया, फिर ऐसे कौन कौन से क्रेडिटर है जिनको फ्लोटिंग चार्ज है। फ्लोटिंग चार्ज मतलब आपने स्टॉक को सिक्योर कर दिया या फिर आपने डेटर्स को दे दिया सिक्योर करने के लिए, जो फ्लोट होते रहते, जो चेंज होते रहते, ठीक है। तो ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो आपने फ्लोटिंग चार्ज पे आपने क्या बोलते सिक्योर किए हुए, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। अगर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है तो यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो 57,240, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने आपके, आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने 61,000, ठीक है। लेकिन आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल कितना है 57,240, ठीक है। प्लस इसमें आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी देना है, उसमें दिया हुआ है, देखो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 1.5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इंपॉर्टेंट देखो क्या आपको बोला क्या, 1.5% ऑफ द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मैं पे करूंगा उसका 1.5%, ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है, पे कितना करना है अब वो हमको पता नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें से पहले हम लोग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे, उसके बाद में जो पैसा बचेगा वो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, राइट। और इसका हमें क्या करना है 1.5% चाहिए, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पॉइंट समझा, 1.5% किसका निकालना है, इसका नहीं निकालना है, इसका 1.5% करके नहीं निकालना है, नहीं, किसका निकालना है, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो इसका निकालना है। जब हम ये अमाउंट अवेलेबल से लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे, उसके बाद में जो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे उसका 1.5% लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसका एक ट्रिकी पॉइंट है, ये पूरे सम का यही मेन पॉइंट है, ओके। अब हमको निकालना है कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना होगा, ठीक है, ये अमाउंट चाहिए, ठीक है, ये अमाउंट पेड टू अनसेक क्रेडिटर्स, ठीक है, ये हमें पता नहीं, लेकिन लेट अस अज्यूम कि ये जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो 100 है, ठीक है, ये 100 है, ओके। उसका हमें क्या करना है 1.5% क्या बोलते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे करना है, ठीक है, राइट। तो अगर ये 100 है, हमको ये 100 है, अगर उसका 1.5 करना है तो ये कितना होगा 101.5, ठीक है, समझ में आ गया। तो 101.5 में से अगर मैं 1.5 माइनस करूंगा तो मेरे को क्या आ जाएगा
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट, समझ में आ गया। और हम लोग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कैसे निकाल रहे हैं, इसका 1.5%, सही बोल रहा हूँ, समझ में आ गया। तो अभी ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। सो 57,240 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 101.5, ठीक है, आपको आंसर आएगा 846, ओके, 846 आपको आंसर आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, 57,240 माइनस 846 आपको आएगा 56,394, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना पे किया अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, 56,394। अब देखो, अगर आपको समझना है कि हम लोग ने इसका 1.5% ही दिया है ना, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करो, 1.5%, आपको सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। 56,394 इंटू 1.5% करो, आपको यही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन का भी हम लोगों ने सोल्यूशन प्रॉपरली कर लिया, ओके। तो ये था, अभी इस सम में हम लोग को इतना ही करना था, इसलिए मैं फॉर्मेट में आपको इतना ही बता रहा हूँ। इसके बाद में आप, अगर आपका पैसा बचता, ठीक है, तो आप इसमें से इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करते, ठीक है, उसके बाद में आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते, और लास्ट में हमेशा पे किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, सॉरी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां तक हम लोग ने इस बार किया, अभी अगले सम में हम जब करेंगे तो फिर पूरा करेंगे, ओके। तो अभी इतना कर लिया, अभी हम लोगों को क्या बनाना है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, समझ में आ गया। तो अगर आप ये वर्किंग नोट बना देते हो, अभी इसके बाद में कुछ टफ नहीं है, क्योंकि ये आपको छापना है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। सो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, छोटा है इसलिए मैं इधर ही बना देता हूँ। फर्स्ट क्या हमारा, कैश स्लैश बैंक बैलेंस, ठीक है, वो है क्या, नहीं, ओके। सेकेंड क्या था, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज, ओके। तो एसेट कौन कौन से स्पेसिफिकली चार्ज नहीं थे, हमारे 52,000 वाले एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज थे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या था, एसेट्स स्पेसिफिकली चार्ज, स्पेसिफिकली चार्ज, ठीक है। उसमें देखो कितने हजार के हमारे पास एसेट्स रियलाइज हुए थे, एसेट रियलाइज कितने हुए थे, 50,000 के, उसमें से हम लोग ने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कर दिए हैं कितने, 40,000 के, तो सरप्लस कितना बचता है हमारे पास, 10,000, ठीक है, समझ में आ गया लॉजिक। 10,000 कैसे आता है, 50,000 के एसेट सिक्योर किए थे, लेकिन असल में क्रेडिटर्स कितने, 40,000 के, तो 10,000 आपको ये आ गया, एसेट नॉट स्पेसिफिकली चार्ज। उसके बाद में कॉल्स इन अरियर्स और कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटर्स इस सब में नहीं है, ओके। उसके बाद में है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, 500, राइट, 500 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है। उसके बाद में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों ने एसेट रियलाइज किया, उसमें से कितना आया था, 3,060 प्लस 846, तो टोटल कितना होगा, 3,906। समझ में आ गया कैसे आया, पहले हम लोगों ने एसेट रियलाइज किया उसका, फिर ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वाला जो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया, ठीक है। उसके बाद में लीगल एक्सपेंसेस जो कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, वो भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसमें से फर्स्ट किसको प्रेफरेंस देंगे हमको, हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने, 1,200, ओके। उसके बाद में क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसको हम लोगों ने कितना पे किया, 56,394, ठीक है। इधर तक की सम था, अगर आप इसको टैली करोगे तो आपको सही आंसर आएगा। ये कितना होता है, 62,000, ओके। अभी इसको टैली करो, 500 प्लस 3,906 प्लस 1,200 प्लस 56,394, तो आपको टोटल सेम ही आता है 62,000, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप वर्किंग नोट प्रॉपरली बना दोगे तो आपका ये इजी हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सिर्फ उसमें से आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो अभी ये पूरा सम आपको समझ में आ गया कि
जो जो अमाउंट आपने पे किया है वही आपको इधर अमाउंट लिखना है, ठीक है। लायबिलिटी एसेट स्पेसिफिकली चार्ज समझ में आ गया। 50,000 के एसेट थे लेकिन हम लोगों ने सिक्योर क्रेडिटर्स कितने हैं उसमें से 40,000, तो सरप्लस कितना बचा 10,000, समझ में आ गया। और ये इसमें ये मेन पॉइंट था ये इलस्ट्रेशन 8 का कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अमाउंट अवेलेबल नहीं है पूरा 61,000, तो कितना आपने पैसा पे किया है वो ये पूरा कैलकुलेशन से। उसमें क्यों, उसमें आपको एक और चीज याद रखना, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पहले आप पे करोगे, उसके बाद में ही अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करोगे, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, बाकी तो इस सब में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10, 8 हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में अगर आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मोस्टली नहीं पूछते उस टाइप के सम में, ठीक है। वैसा सम अगर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वाला सम नहीं था वो क्या बोलते हैं, फाइंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। क्योंकि उसका एक ही मेन पॉइंट था क्या कि आपको रेम्यूनरेशन निकालना है किसके लिए, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स उसने पे किया है कितना पे किया है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके पहले आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालना है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन नंबर 8 को ये भी पूछ सकते कि फाइंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10, उसके बाद और इधर से कॉम्प्रिहेंसिव चालू हो जाएगा, पूरे के पूरे सम्स आपको पूरा फॉर्मेट यूज करने मिलेगा। पिछले वाले सम में फॉर्मेट पूरा यूज नहीं हुआ था, अभी हम लोग 10 सम करते हैं, ठीक है। तो सेम है कि अगर आप जब सम स्टार्ट करोगे तो आप पहले वर्किंग नोट बनाओगे, ठीक है। अगर आप वर्किंग नोट बना देते हो तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वर्किंग नोट क्या है, वर्क डन बाय लिक्विडेटर, ठीक है, ओके। अभी आगे का सम करते हैं, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10, TM लिमिटेड वेंट इन फॉर लिक्विडेशन, TM लिमिटेड वेंट इन फॉर लिक्विडेशन, द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज, ठीक है। उसके बाद में the preference dividend are in arrears for the year 2015-16, 2016-17. The company article provide that out of the surplus asset remaining after the payment of liquidation cost, it shall be first applied towards arrears of preference, secondly to preference shareholders with a premium of ₹10 per share, and finally any residue shall be paid to the equity shareholders. फिर आपको रियलाइजेशन वाला दिया है, क्या क्या रियलाइज हुआ है। फिर क्रेडिटर्स वर पेड लेस, फिर 5% डिस्काउंट, फिर डिबेंचर्स वेर पेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है 36 2017 तक अक्रूड इंटरेस्ट है। फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 2% और कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इज ये, ठीक है। तो आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने बोला है, ठीक है। सो अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले ये देख लो कि बैलेंस शीट में कोई P&L डेबिट साइड है या फिर डिबेंचर, ऐसा कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। अगर वो फिक्टिशियस एसेट है तो वो आपको सीधा इग्नोर मारना है, ठीक है। तो उसका कोई लेना देना नहीं है लिक्विडेशन के चैप्टर में। तो कभी भी याद रखना अगर बैलेंस शीट में कुछ दिया हो ऐसा कुछ तो वो सब इग्नोर मारना, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, लिक्विडेशन के चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, क्या है फर्स्ट, कैश स्लैश बैंक बैलेंस। अपने क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में कितना कैश है और बैंक है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ है ही नहीं हमारे पास कैश के मामले में, ठीक है। प्लस एसेट रियलाइज्ड, राइट। तो पहले एसेट रियलाइज्ड लिखो, उसमें से क्या क्या एसेट रियलाइज हुए वो दिया हुआ है आपको। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, वो है 14,25,000, ठीक है। फिर प्लांट है, राइट, प्लांट का कितना है 5,05,000, ठीक है। उसके बाद में मोटर व्हीकल्स है 1,18,000। उसके बाद में है स्टॉक इन ट्रेड, वो है 3 लाख। उसके बाद में है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स आपके कितने हैं 1,20,000, ठीक है। तो टोटल मारो आप कैलसी लेके टोटल मारो 14,25,000 प्लस 5,05,000 प्लस 1,18,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 आपको आएगा
24,68,000, ठीक है। सो इतने एसेट हम लोग ने रियलाइज किए, इतने अमाउंट का, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, या फिर अमाउंट अवेलेबल विथ द लिक्विडेटर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो 24,68,000, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, फर्स्ट अभी क्या क्या इस पैसे से पहले आपको फर्स्ट क्या करना है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देने हैं। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने, 7640, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ठीक है, वो कितना है, 2% ऑफ द एसेट रियलाइज, तो 2% ऑफ दिस, ठीक है। सो 2% है, 2% ऑफ दिस कितना होगा, 2% ऑफ 24,68,000 कितना होता है, 49,360 रुपीज़, ठीक है, समझ में आ गया। और एक आता है लीगल एक्सपेंसेस, जो कि इस सम में नहीं है, ठीक है। मोस्टली सम में नहीं होते लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, लेकिन अगर आपको दिया हो तो आपको लिखना है, ठीक है। सो 49,360 प्लस 7640 माइनस 24,68,000, ठीक है, तो आपको आ जाएगा 24,11,000, ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद में ये भी सेम है, यहाँ पे लिख दो अमाउंट अवेलेबल विद लिक्विडेटर, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लिक्विडेशन में किसको दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपको पहले पैसा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन कौन से, इसमें कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिक्योर्ड दिया हो कि सिक्योर्ड बाय दिस, सिक्योर्ड बाय दैट, तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिक्योर्ड बाय फिक्स एसेट ऐसा कुछ दिया होता तो हम लोग फिर उसमें से लेते, लेकिन है नहीं, तो अभी हम लोग कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपका क्या नील है, तो आपका वापस अमाउंट क्या है 24,11,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप दोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, ठीक है, ओके। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इसमें आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर उसके बाद में बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में अगर आपको दिया हो कुछ कि इनकम टैक्स अरियर्स है या सैलरी देना है, वो सब आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो सम आएगा वैसा तो उसमें हम लोग करेंगे, लेकिन इस सम में वो नहीं है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी नहीं है मेरे पास। तो आप लिखोगे यहाँ पे 24,11,000, ठीक है। फिर लेस आप क्या करोगे, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, अब मोस्टली आपको दिया रहता है, और डिबेंचर्स हमेशा सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ही होते हैं, ठीक है। तो याद रखना डिबेंचर्स हमेशा लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज होते हैं। तो आपको डिबेंचर्स कितने यहाँ पे 5% डिबेंचर, ठीक है। तो 5% डिबेंचर्स, ठीक है। तो 5% डिबेंचर्स आपके कितने होंगे, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो बैलेंस शीट में दिया है वो लिखना है यहाँ पे। सो अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, 2 लाख माइनस हो जाता, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका है 5,000, तो कितना होता है 2,05,000, ठीक है, ये हो गया, ओके। अभी आगे इसको माइनस करो, 24,11,000 माइनस 2,05,000, आपको आंसर आएगा 22,06,000, ठीक है, 22,06,000, ठीक है, समझ में आ रहा है। 22,06,000 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा आपका, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देख लो बैलेंस शीट में क्या क्या है, एक तो है बैंक ओवरड्राफ्ट, एक तो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो बैंक ओडी और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अब बैंक ओडी में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो फिर वो पूरे के पूरे आपने 1,16,000 डाले, ठीक है। लेकिन आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या दिया है, क्रेडिटर्स आर पेड लेस डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। तो आपके 2,30,000 के
क्रेडिटर है उसमें से 5% माइनस करो, ठीक है। सो 2,30,000 माइनस 5% आप करोगे तो आपको आएगा 2,18,500, ठीक है। तो इसको टोटल मारो प्लस 1,16,000 तो आपको आएंगे 3,34,500, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अभी इसको पहले माइनस कर लो, कितना है 22,06,000 माइनस 3,34,500 तो आपको आएगा 18,71,500, 18,71,500, ठीक है। अभी इसके बाद में देखो, इधर तक हम लोगों ने पिछले सब में भी किया था, ठीक है। अभी इसके बाद में आप क्या पे करोगे, आप पे करोगे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। ये कौन सा इंटरेस्ट है, जो आपका एडजस्टमेंट में दिया होगा, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे लिखा है डिबेंचर्स वर पेड अलॉन्ग विद अक्रूड इंटरेस्ट अप टू 36/2017, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो यार अभी हम लोग लिक्विडेशन कब कर रहे हैं 31/3, तो 36 तक हमको इंटरेस्ट देना है, ओके। तो मतलब कितने महीने हमको इंटरेस्ट देना है, 3 महीने का, राइट, समझ में आ गया। 31/3 से 36 तक गिनोगे तो आपको 3 महीने का, तो 3 महीने का मुझे अक्रूड इंटरेस्ट देना है डिबेंचर्स पे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके कितने डिबेंचर्स हैं, 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, ठीक है, उस पे आपको 5% देना है, राइट। और कितने महीने के लिए, 3/12, मतलब 3 महीना पूरे 1 साल में, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 5% इंटू 3/12 आपको आएगा 2500, ओके, समझ में आ गया इतना। सो ये हो गया 18,71,500, आपको आंसर आएगा 18,69,000, ओके, समझ में आ गया। अभी इसके बाद में ये हो गए अपने लाइबिलिटीज, ठीक है। आपने पहले किसको पे किया, सिक्योर्ड को, फिर किया प्रेफरेंस को, फिर उसके बाद में फ्लोटिंग चार्ज वाले लाइबिलिटी, उसके बाद में अनसिक्योर्ड, उसके बाद में इंटरेस्ट अक्रूड और डिबेंचर, जो क्या बोलते हैं आपको एडजस्टमेंट में दिया है, कि जो आपको बैलेंस शीट में दिया है वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये वाला जो है वो आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट करेंगे हम, इसके बाद में आप किसको पे करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप पे करोगे, समझ में आ गया। तो आपने पहले एसेट रियलाइज किया, उसके बाद में सब लाइबिलिटीज पे कर दी, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स बच गए, उनको आपको पे करना है, ठीक है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने आपके 12 लाख, ठीक है। लेकिन उसमें क्या बोला आपको कि प्रीमियम पे दोगे आप 10 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने, ठीक है, कितना है 12 लाख, राइट, प्लस आपको क्या देना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपको कितना देना है ₹10, ठीक है। एक शेयर पे आपको 10 रुपया ज़्यादा देना है, तो 12 लाख है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो 12 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय कितने रुपए का एक है शेयर, 100 इंटू 10, तो आपको मिल जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो आएगा 1,20,000, तो 12 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 आपको आएगा 1,20,000, ठीक है। ये समझ में आ गया कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कैसे निकाला, ओके। और आप क्या पे करोगे, अरियर्स और प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने नहीं दिए वो भी आपको तो देना पड़ेगा जब आपकी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ठीक है। तो अरियर्स और प्रेफरेंस डिविडेंड आप कितना है 2 साल का डिविडेंड है, तो अभी डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 लाख आपके प्रेफरेंस डिविडेंड है, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, फिर उस पर आप 10% देते हो हमेशा डिविडेंड, ओके। और कितने साल के लिए आपको देना है 2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया 12 लाख इंटू 10% इंटू 2, तो आपको आंसर कितना आएगा 12 लाख इंटू 10% इंटू 2 आपको आएगा 2,40,000, ठीक है।
ये टोटल मारो, इधर टोटल लिखो अभी, प्लस 1,20,000 प्लस 12,00,000 आपको आएगा 15,60,000। ये माइनस कर दो 15,60,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो माइनस 18,69,000 आपको आएगा 3,09,000। 3,09,000। अब ये अमाउंट किसके लिए बच गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास एक ही टाइप के इक्विटी शेयर्स है, तो पूरा का पूरा ये 3,09,000 किस में बच जाएगा? इक्विटी शेयर्स में। अब ये जो अमाउंट है वो आप इक्विटी शेयर्स को दो, शेयर होल्डर्स को दोगे, तो माइनस कर दो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, आपको देखो 10 लाख के है बट आपके पास अमाउंट कितना अवेलेबल है? 3,09,000, तो आप उनको कितना ही दोगे? 3,09,000 ही दोगे। ठीक है, ये हो गया जीरो, इधर हो गए खत्म। ठीक है, तो 3,09,000 आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे। ओके, अब याद रखना ये वाले सम में तो ये पॉजिटिव फिगर है। ठीक है, ये पॉजिटिव फिगर है इसलिए हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे पाए, लेकिन अभी आगे आके जैसे सम आएंगे तो ये नेगेटिव फिगर होगा। ठीक है, हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा इक्विटी शेयर को देने के लिए, तब वो कैलकुलेशन क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, पूरे सम में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब नॉर्मली आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक से देख के लिखना है। ओके, समझ में आ गया। तो मेथड समझ लिया, पहले आपका कैश बैंक बैलेंस है, फिर आपने जो एसेट रियलाइज किया उसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन जो भी होगा वो कर लो। फिर पहले किसको पे करोगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद में लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद में आप किसको पे करोगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट अप्रूव्ड ऑन डिबेंचर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर लास्ट में आपके क्या बच जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सम था। अभी ये बन गया, उसके बाद में कुछ नहीं है। उसके बाद में क्या है? लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आपको सिर्फ कॉपी करना है। ठीक है, अब क्या है? लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ओके, फर्स्ट क्या हमारा? कैश बैंक बैलेंस जो इस सम में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लिख ही देते हैं, चलो कैश लेस बैंक बैलेंस डैश, उसके बाद में रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज्ड। ठीक है, तो इसमें देखो कोई भी एसेट स्पेसिफिकली चार्ज था ही नहीं, तो पूरे सब एसेट्स क्या है? नॉट स्पेसिफिकली चार्ज। ठीक है, तो आप यहां पे लिखते रहो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके कितने आएंगे? 14,25,000, उसके बाद में 5,05,000, उसके बाद में है 1,18,000, उसके बाद में है 3,00,000, उसके बाद में है 2,00,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है प्लांट, फिर मोटर व्हीकल, स्टॉक इन ट्रेड और सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो ये पूरे एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज थे। फिर यहाँ पे आता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली चार्ज। ठीक है, जिस पे चार्ज क्रिएट होता है वो है नहीं इस सम में। उसके बाद में कॉल्स इन अरियर्स और फिर कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो इस सम में नहीं है, जब आएगा तब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये इस साइड का तो कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इस साइड का देखो, पहले रिसिप्ट्स आता है, इधर प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देना जो मैंने आपको पहले में समझाया। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है आपके 7,640। फिर आएगा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। ओके, वो है 49,360। ओके, उसके बाद में लिक्विडेशन लीगल एक्सपेंसेस है जो कि नहीं है इस सम में। उसके बाद में आपका आता है लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ओके, लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, उसमें क्या क्या आएगा? एक तो आपका आएगा डिबेंचर, मतलब वो डिबेंचर ही आएगा इसमें 5% डिबेंचर्स, प्लस आपका है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्लस जो अक्रूड इंटरेस्ट था आपका 3 महीने का वो, ठीक है। पूरा डिबेंचर का लेना देना इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना 2 लाख, ओके, प्लस 5000 प्लस 2500, ठीक है। तो आपका आएगा 2,07,500, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ओके, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसमें फर्स्ट क्या आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओके। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सब में नहीं है तो आप नहीं लिखोगे, ओके। फिर आपके क्या है, अदर क्रेडिटर्स, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो आप, ओके। सो अदर में क्या क्या आता है, एक तो आपका आ गया था बैंक ओडी, राइट। सो बैंक ओडी में आपका आ जाएगा कितना है वो, 1,16,000, ओके। फिर आता है आपका ट्रेड क्रेडिटर्स, वो कितना आता है, 2,18,500, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में क्या बचा, उसके बाद में हमारे आ गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने कितना दिया है, एक तो 12 लाख दिया था, याद है, प्लस हम लोगों ने कितना दिया, 2,40,000 डिविडेंड, फिर 1,20,000, ओके। टोटल मारो, एक साथ लिख सकते हो आप, 12 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000, आपको आएगा 15,60,000, ओके, 15,60,000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या, लास्ट में क्या बच गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने कितना दिया था, 3,09,000, ठीक है। आप ये टोटल मारो तो आपको सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, ओके। टोटल मार लो एक बार, 14,25,000 इसमें दिया हुआ है, इधर तो है 24,68,000, इसमें मैं टोटल नहीं मार रहा, ओके। पर यहाँ पे हम लोग टोटल मारते हैं, 7,640 प्लस 49,360 प्लस 2,07,500 प्लस 1,16,000 प्लस 2,18,500 प्लस 15,60,000 प्लस 3,09,000, ओके, बराबर आता है 24,68,000, ओके। समझ में आ गया। तो ये पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है। अगर वर्किंग नोट प्रॉपरली बना लिया तो फिर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपको सिर्फ उसी में से कॉपी करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी थोड़े ट्रिकी सम्स करते हैं, बड़े बड़े अच्छे वाले सम्स करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 17 करते, 17 में सब कुछ आ रहा है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 करते हैं, ओके। सो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विद द लिक्विड कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू लिक्विडिटी स्टेटमेंट। रेम्यूनरेशन क्या है, 2.5% ऑफ एसेट रियलाइज्ड एक्सक्लूडिंग कॉल मनी रिसीव्ड एंड 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद में 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, एसेट रियलाइज्ड है, ठीक है। प्रेफरेंशियल जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अ कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन द पार्टली पेड इक्विटी शेयर वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 शेयर होल्डर ओइंग टू 1,000 शेयर्स, ठीक है। अब देखो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, उससे पहले अब देखो आपके पास है 50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ऑफ 10 ईच, वो फुल्ली पेड है, ओके। एक है आपके पास 30,000 इक्विटी शेयर्स, वो है ₹8 पेड अप, ओके। अभी आपको क्या बोला है, कॉल ऑफ ₹2 किया है, ठीक है। तो मतलब ये इस पे आपको ₹2 मिल रहा है, लेकिन एक 1,000 शेयर्स है जो आपको कॉल नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच लिख सकता हूं मैं, ठीक है। 30,000 में से अगर 1,000 माइनस कर दूं तो 29,000 मेरे फुल्ली पेड अप है, ठीक है। और 1,000 शेयर्स इंटू ₹8 ईच, ओके। ये मैं लिख सकता हूं कि 30,000 है, उसमें से 1,000 शेयर्स है जिसमें हमको सिर्फ ₹8 मिला है, बाकी जो 29 है वो फुल्ली पेड अप है, ठीक है। तो इसमें कितने टाइप के शेयर्स हो गए, एक हो गया टाइप 1 जो 50,000 शेयर्स है ₹10 ईच के, ठीक है। एक हो गया टाइप 2 जो 29,000 शेयर्स है ₹10 ईच के, और एक हो गया टाइप 3 जो कितना है 10,000 शेयर्स, सॉरी 1,000 शेयर्स इंटू 8 ईच वाले। समझ में आ गया। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो समझ में आ गया। आपके पास 3 टाइप के शेयर्स है। ये सम चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अभी अपन लोग कंटिन्यू करते हैं।
कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, जैसे जैसे है वैसे वैसे ही करना है। सिर्फ ये जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों था, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। सो वर्किंग नोट वर्क डन बाय लिक्विडेटर, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट आपको बनानी है सेम टू सेम। तो फर्स्ट क्या आपका कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो आपका कोई कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है। सो पहले लिख दो यहाँ पे कैश स्लैश बैंक, ओके, वो आपका नहीं है, ठीक है। प्लस एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड कितने आपके 20 लाख, ठीक है। सो 20 लाख आपके क्या है, एसेट रियलाइज्ड है जो नॉन सिक्योर्ड है, ठीक है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो फिर एसेट रियलाइज 20 लाख जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं है, तो आप लिख लो यहाँ पे नॉट स्पेसिफिकली चार्ज, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी मत लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ एसेट लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और स्पेसिफिकली चार्ज वाले एसेट्स कितने आपके, आपने कितने रियलाइज किए, देखो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, एसेट रियलाइज कितने हुए 3,20,000, ठीक है। सो 3,20,000 आपके ये हो गए। तो 20 लाख प्लस 3,20,000 ये कितना हो जाएगा आपका 23,20,000। समझ में आ गया इतना। तो ये आपने क्या है अमाउंट अवेलेबल विथ लिक्विडेटर, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। समझ में आ गया 23,20,000। उसके बाद में फर्स्ट आप क्या पे करोगे, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस। सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपको दिया होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है आपके 10,000, ठीक है। सो ये 10,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ओके, कितने पे 22% ऑफ 2.5% ऑन ऑल एसेट रियलाइज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कॉल मनी। सो 23,20,000 इंटू 2.5%, सो 23,20,000 का 2.5% आपको आ जाएगा 58,000, ठीक है। समझ में आ गया। सो 23 लाख माइनस 10,000 माइनस 58,000, ठीक है। 23,20,000 माइनस 58,000 माइनस 10,000 आपको आ जाएगा 22,52,000, ओके। इसके बाद में आप क्या पहले क्या करोगे, लीगल एक्सपेंसेस इसमें भी नहीं है, ओके। तो आप पहले क्या करोगे, सिक्योर क्रेडिटर्स, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका सिक्योर क्रेडिटर्स, ओके। अब देखो सिक्योर क्रेडिटर्स में देखो कितना अमाउंट है 3,50,000, लेकिन उनके उनके पास जो एसेट थे वो कितना सिर्फ रियलाइज कर पाए 3,20,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्योर पोर्शन। जो अभी बचा ये कितना बचा 30,000, ये क्या हो जाता है आपका अनसिक्योर पोर्शन, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर्स में, ठीक है। समझ में आया लॉजिक कि 3,50,000 के सिक्योर क्रेडिटर्स थे, लेकिन जो उनके पास जो एसेट थे वो एसेट सिर्फ कितने रियलाइज कर पाए 3,20,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3,20,000 हमने ये सिक्योर क्रेडिटर्स में जाएंगे, ठीक है, और बाकी जो है वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स में जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, यहां पे कितना लिखोगे आप सिर्फ 3,20,000, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि 3,20,000 के ही एसेट रियलाइज हुए, 3,50,000 के मेरे क्रेडिटर्स थे, लेकिन उनके पास जो एसेट थे वो 3,20,000 के ही थे। तो मैंने 3,20,000 का सिक्योर क्रेडिटर्स के ऑप्शन में कॉलम में डाल दिया, बाकी जो बचा वो मैं अनसिक्योर क्रेडिटर्स में लिक्विडेट करके पैसा दे दूंगा उनको, ठीक है। सो माइनस 3,20,000, ओके। तो अभी कितना बचा 19,32,000, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आप किसको दोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, ठीक है। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओके, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को आप कितना दोगे 50,000, ओके, ठीक है। अब
आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दे दिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो आपको 2% लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन भी देना है, ठीक है, तो 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो 50,000 आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिया, ठीक है, तो उस पर आपको लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 50,000 का आपको 2%, राइट, सो 50,000 इंटू 2% आपको आ जाएगा 1,000। ओके, समझ में आ गया इतना कि हम लोगों ने सिक्योर क्रेडिटर्स किया, उसके बाद में अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, तो 19,32,000 माइनस 50,000 माइनस 1,000 आपको आएगा 18,81,000। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा आपका? डिबेंचर्स, ठीक है, सो डिबेंचर्स आपके कितने? 6 लाख के डिबेंचर्स है। ओके, सो 18,81,000 माइनस 6 लाख करोगे तो आपको कितना आएगा? 12,81,000, ठीक है, सो 12,81,000 इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या पे करना है आपको? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, तो अब देखो यही सम आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 8 किया था, ठीक है, तो अगर आपने इलस्ट्रेशन 8 समझ लिया तो ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है, सो 12,81,000 है। ओके, उसके अभी हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं? 18 लाख है, प्लस 3,20,000 थे, ठीक है, 3,50,000 हमारे सिक्योर्ड थे, लेकिन एसेट कितने रियलाइज हुए? सिर्फ 3,20,000। जो बाकी बचा रह गया वो कितना हो जाएगा? वो 30,000 क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो टोटल कितने हमारे पास? 18,30,000, ठीक है, लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना अवेलेबल है? सिर्फ 12,81,000। तो आपके पास अमाउंट कम है देने के लिए, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर ऐड कर लो और क्या क्या आपको मनी मिला? कॉल मनी मिला, राइट, ठीक है, तो कॉल मनी कितना मिला आपको? 29,000 शेयर पे आपको 2 रुपया मिला, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 58,000। तो आपका टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है सिक्योर क्रेडिटर्स को पे करने के लिए? 58,000। तो आपके पास अमाउंट कितना अवेलेबल है? 13,39,000, ठीक है, समझ में आ गया? इतना पैसा आपके पास देने के लिए है, ठीक है, लेकिन आपके पास सिक्योर क्रेडिट अनसिक्योर्ड कितने? 18,30,000, तो कम है। सो उसके पहले आपको सेम करना है, अभी लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालना है। किस पे? अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, तो ये अमाउंट पे आपको कितना परसेंट देना है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 2%, ठीक है, ये अमाउंट पे, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है, ये अपने पास इतना पैसा है, लेकिन उसमें से 2% हम लोग लिक्विडेटर माइनस करेंगे, उसके बाद में जितना पैसा बचेगा वो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो लेट अस अज्यूम ये अपने पास 100 है। ओके, तो उसका 2% हमें देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 102, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 किया होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये करो तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा और ये अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है, सो इंटू 2 डिवाइड बाय 102 आपको आएगा 26,255, 26,255, फिर माइनस करो 13,39,000 आपको आ जाएगा 13,12,745, ठीक है, तो ये आपने अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिख दो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने पे किया 13,12,745, तो आपका अमाउंट कितना बच गया? 0, ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना ही है। इसके बाद में आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं, लेकिन आपके पास अमाउंट नहीं है तो आप उनको कुछ नहीं दोगे, और इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं, उनके पास भी आपको कुछ नहीं दे सकते हो क्योंकि आपके पास अमाउंट नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? तो यही कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट था कि आपको वही है, सेम टू सेम है इलस्ट्रेशन नंबर 8 का, ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको एक पार्ट दिखा देता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एडिशन है, बाकी तो आपको पेमेंट साइड में कुछ एडिशन नहीं है, पेमेंट साइड में सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, बट यहाँ पर ही बना देता हूँ
लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कैश नहीं है आपके पास, आप पहले क्या लिखोगे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली चार्ज, ठीक है। तो आपको कितने नॉट स्पेसिफिकली चार्ज कितने, आप पहले क्या लिखोगे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट नॉट स्पेसिफिकली चार्ज, तो वो कितना है 20 लाख, राइट। फिर क्या करोगे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट स्पेसिफिकली चार्ज, राइट, ओके। तो यहां पे आपके सिक्योर क्रेडिटर्स कितने, सॉरी आपके एसेट कितना, एसेट रियलाइज कितना हुआ 3,20,000, ओके। आपके सिक्योर क्रेडिटर्स कितने 3,50,000, लेकिन आपने 3,20,000 सिक्योर क्रेडिटर्स को दे दिए, सो 3,20,000। तो यहाँ पे आपको कितना आएगा, सरप्लस और डेफिसिट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे। फिर ये हो गया, उसके बाद में कॉल्स इन अरियर्स तो नहीं है, बट कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, ठीक है। तो कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज कितना है आपका 58,000, ये इंपॉर्टेंट था बस, 29,000 इंटू 2 रुपया, ठीक है, क्योंकि 1,000 शेयर पे आपको नहीं मिला है कुछ। उसके बाद में आप लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वो है 10,000, राइट। फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ओके। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे आएगा, पहले आपने 58,000 निकाला एसेट पे, उसके बाद में 1,000 निकाला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे, फिर आया 26,255 ये वाला, ठीक है। तो टोटल आपका आ जाएगा 85,255। उसके बाद में लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ये डिबेंचर्स वाला है, डिबेंचर्स आपने कितने दिए 6 लाख के, ठीक है। उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने दिया 13,12,745। तो आप ये टैली करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,58,000, ठीक है, 20,58,000। समझ में आ गया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस एक ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 8 में भी करवा के रखा है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी ये हो गया 17। अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में जो भी सम कराऊंगा वो ध्यान से देखना, वो सम आपको एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, वर्किंग नोट 1 लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे आप, कैशलेस बैंक बैलेंस, ओके, वो कितना है आपका 40,000, ठीक है। फिर प्लस एसेट्स रियलाइज कितने हो आपके, फिक्स्ड एसेट्स है 1,68,000, फिर 1,10,000, फिर 2,30,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो 1,68,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,30,000, ओके। सो आपके इधर आ जाएंगे 5,08,000, ठीक है। सो टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना आ जाएगा 5,48,000, राइट। ये क्या है, अमाउंट अवेलेबल विथ लिक्विडेटर, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में आप पहले क्या माइनस करोगे, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, क्योंकि इसमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रेम्यूनरेशन माइनस कर रहा हूँ। तो 5,000 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 5 लाख माइनस 5,000, आपको आएगा 5,43,000। समझ में आ गया। फिर माइनस क्या करोगे आप, सिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अब देखो सिक्योर क्रेडिटर्स आपके कितने 1 लाख, ओके। अब देखो इसमें देखो पिछले वाले सम में एसेट कम थे लायबिलिटी ज्यादा थी, तो आपने जितना हुआ उससे माइनस कर दिया सिक्योर्ड में, बाकी आपने अनसिक्योर्ड में डाल दिया। इसमें देखो एसेट ज्यादा है, ठीक है, स्टॉक से आपका सिक्योर्ड है, तो एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो पूरी की पूरी लायबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, सिक्योर क्रेडिटर हो जाती है, कुछ अनसिक्योर्ड पोर्शन नहीं बचता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आप करोगे 4,43,000, ठीक है। फिर इस सम में आपको ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए ना आपको लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज दिए, ठीक है। तो आप इसके बाद में क्या माइनस करोगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके कितने 3,50,000, ठीक है। समझ में आ गया। सो 4,43
4,43,000 माइनस 3,50,000 आपका आ जाता है 93,000। ठीक है, तो ये आपके पास अमाउंट बचा है 93,000। ठीक है, उसके बाद में आप किसको दोगे? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को आपको कितना देना है? 1 लाख रुपया। ठीक है, तो बचा कितना आपके पास? -7 लाख। समझ में आ गया? तो हमेशा ये अमाउंट अवेलेबल आ गया। ठीक है, विद द लिक्विडेटर। ठीक है, हमेशा देखना यहां पर आपको पॉजिटिव फिगर आता था। ठीक है, पॉजिटिव फिगर जब आता था तो आप क्या करते थे? इसमें आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना पैसा बचा है उसको आप उतना दे देते थे। लेकिन इस बार क्या आ गया आपको? नेगेटिव फिगर। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि ये 7,000 रुपया, अब देखो पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है, 7,000 रुपया आपको नेगेटिव है, मतलब 7,000 रुपया आप इक्विटी शेयर होल्डर से मांगोगे। राइट, आप एक लिक्विडेटर हो। ठीक है, 7,000 रुपया आपको देना है। ठीक है, किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को आपको कितना देना, कितना पैसा 7,000 रुपया आपको इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने 93 तो दिया है, लेकिन उनका कितना देना बाकी है? 1 लाख। उसमें से 93 माइनस करोगे तो 7 लाख रुपया, सॉरी 7,000 रुपया आपको उनको और देना है। वो कहां से लेके आओगे? आप इक्विटी शेयर होल्डर से मांगोगे। इतना समझ में आ गया? 7,000 नेगेटिव आ गया। लेकिन अब ये 7,000 रुपया आपको कौन कौन से इक्विटी शेयर्स कितना लेके आएंगे? अब देखो ये सब में आपको कितने इक्विटी शेयर्स हैं, इसके बाद में जो भी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से ध्यान देना। ठीक है, 7,000 आपके पास नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद में कैसे लिखना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। ठीक है, अब दे दो। कितना है आपके पास? 2,000 इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, 100 रुपये वाले। इतना समझ में आ गया? तो 2 लाख वाले तो 2 लाख रुपया आपके पास एक इक्विटी शेयर्स है। सेकेंड, अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया है कॉल ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स वर मेड। ठीक है, तो 2,000 शेयर है इंटू 75। ठीक है, ये पार्टली पेड है। इसमें से 200 शेयर्स में आपको पैसा नहीं मिला है, लेकिन 1800 में आपको पूरा मिल गया है। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 हो गया, जिसमें आपको 2000 शेयर इंटू 100। समझ में आ गया? ये आपके टाइप 2 हो गए इंटू 100। ठीक है, 1800 इंटू 100, ये दूसरे टाइप के शेयर है आपके पास। थर्ड टाइप का शेयर आपके पास कौन सा है? 200 शेयर जिसमें आपको सिर्फ 75 मिला है। इतना समझ में आ गया? तो टाइप 1 का शेयर कौन सा है? जो आपका फुल्ली पेड अप है, 2000 शेयर। टाइप 2 का शेयर कैसे है? 1800 शेयर है जो फुल्ली पेड अप है। और टाइप 3 कौन सा है? 200 शेयर इंटू 75। ये कैसे आया? जो 2000 शेयर थे उसमें आपको 200 शेयर पे आपको पूरा पैसा नहीं मिला है, लेकिन 1800 शेयर पे आपको पैसा मिला है। ठीक है, समझ में आ गया? तो 1800 शेयर इंटू 1,80,000 और इसमें कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, समझ में आ गया? तो 2 लाख प्लस 18 प्लस कितना आएगा? ये 3,95,000। ये आपका नेगेटिव आ गया। तो टोटल नेगेटिव कितना है? 7,000 प्लस 3,95,000। आपके पास टोटल नेगेटिव आता है 4,02,000। ठीक है, अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट है। अब 4,02,000 रुपया मेरे पास नेगेटिव आता है। एज अ लिक्विडेटर मेरे पास 4,02,000 रुपया नेगेटिव आता है। ठीक है, अब इसको आप इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दो। ठीक है, कितने टाइप के मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, फर्स्ट टाइप कितना है? 2000 शेयर है मेरे पास इंटू 100। सेकेंड कितना है? 1800 शेयर्स वाले। और थर्ड कितना है? 200 शेयर्स वाले। ठीक है, तो इसको इस रेशियो में बांटना है। कट 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 और ये कट, तो 1, 9 और ये 10 आ गया। समझ में आ गया? तो 10:9:1 में आपको ये 4,02,000 की, इसको आप कहते हो डेफिशिएंसी। ठीक है, 4,02,000 की आपको डेफिशिएंसी बांटनी है। ठीक है, तो आप इसको बांटो। 4,02,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 आपको आएगा 2,01,000। ठीक है, फिर 4,02,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 20 आपको आएगा 1,80,900। ठीक है, और 4,02,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 20
आपको आएगा 20,100। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डेफिशिएंसी में इक्विटी शेयर होल्डर टाइप 1 कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2,01,000। ठीक है, टाइप 2 कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1,80,900, और टाइप 3 कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 20,100। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि 4,02,000 की डेफिशिएंसी, 7,000 था। ठीक है, प्लस इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना उतना हम लोग ने दे दिया, उसको माइनस करके हमारे पास इतना डेफिशिएंसी आ गया। ठीक है, ये अजम्पशन है। ठीक है, ये जो आपने कैलकुलेशन किया है ना, ये आपको डेफिशिएंसी, टोटल डेफिशिएंसी निकालने के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो टाइप 1 में इक्विटी शेयर होल्डर कितना पेड अप है, 2 लाख, राइट। तो ये 2 लाख रुपया तो इक्विटी शेयर होल्डर ने पहले दे दिया है, राइट। 2 लाख रुपया उसने पहले दे दिया है। ठीक है, तो आपके पास बचा कितना, 1,000 और उससे लेना है। समझ में आ गया, 1,000 और उससे लेना है। ठीक है, अब 1,80,900, ये टाइप 2 वाले शेयर में से 1,80,000 तो पहले से ही मिल गया है, राइट। तो आपको और कितना मांगना है उससे, 900। समझ में आ गया। थर्ड कितना है, 15,000 पहले ही मिल गया है, तो कितना बाकी रहा, 5,100 और उनसे लेना है। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इन तीनों को आप क्या करो, टोटल करो। ठीक है, तो टोटल करोगे तो 1,000 प्लस 900 प्लस 5,100 आपको कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो 7,000 रुपया आपको किससे लेना है, इक्विटी शेयर होल्डर से आपको लेना है। मतलब कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी से आपके कितने आएंगे, 7,000 रुपये आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो 7,000 रुपये आपको लेना था इक्विटी शेयर होल्डर से, राइट। यहाँ पे नेगेटिव आ गया था, तो 7,000 रुपये इक्विटी शेयर होल्डर देते। लेकिन आप फिर देखोगे कि आपके पास टोटल डेफिशिएंसी कितनी है, कि मेरी टोटल डेफिशिएंसी कितनी होती है। एज अ लिक्विडेटर मैं देखूंगा कि मेरी में टोटल डेफिशिएंसी कितनी होती है। तो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पैसे बांट दिए। ठीक है, तो 2 लाख है, 1,80,000 और 15,000 है। ठीक है, 2 लाख रुपया, 1,80,000 और 15,000 मैंने बांट दिया, तो मेरे को कितना है, 3,95,000। तो टोटल डेफिशिएंसी कितना है मेरे पास, 4,02,000। ठीक है, तो अब इस टोटल डेफिशिएंसी को मैंने तीनों टाइप के शेयर्स में क्या बोलते हैं, बांट दिया। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड किया, 2,01,000 आया। ठीक है, 1,80,900 और 20,100। ठीक है, इतनी डेफिशिएंसी, इतना इक्विटी शेयर होल्डर्स देने चाहिए मुझे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डेफिशिएंसी मतलब इतना मेरे पास आना चाहिए इन शेयर वालों से। ठीक है, लेकिन मेरे पास कितना आ चुका है एक इक्विटी शेयर से, टाइप 1 से कितना आ गया मेरे को, 2 लाख मुझे पहले ही दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर ने। ठीक है, तो कितना और देना बाकी है उससे, 1,000 मेरे को और लेना बाकी है। सेकेंड, 1,80,900 मुझे टाइप 2 से चाहिए, लेकिन उसने मेरे को पहले क्या दे दिया, 1,80,000 दे दिया, तो 900 रुपया मेरा टाइप 2 में आ जाएगा। और टाइप 3 मेरा क्या है, 20,100, इतना मुझे उससे लेना है। उसने मेरे को पहले कितना दे दिया, 15,000, तो 5,100 मेरा क्या हो जाएगा, उससे लेना बाकी रह जाएगा। तो आप जब ये टोटल मारोगे तो आपको 7,000 ही आएगा। तो ये 7,000 रुपया ही आपको इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग ने ये डायरेक्टली क्यों नहीं किया कि 7,000 रुपया हम लोग ने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको पहले देखो टोटल डेफिशिएंसी कितना है। ये हम लोग ने इसलिए किया है ताकि हम टोटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट कर सके, फिर उसको बांटा और हर एक शेयर होल्डर से कितना लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप होता, समझो यही टाइप होता, टाइप 1 होता, टाइप 2 और टाइप 3 नहीं होता। ठीक है, तो ये 7,000 रुपया हम लोग इन्हीं से ले लेते, राइट। कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होता, 2,000 शेयर इंटू जितने भी शेयर, तो 7,000 रुपया हम टाइप 1 से ले लेते, राइट। क्योंकि हमारे पास अभी 3 टाइप के शेयर है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 जो 1800 जो फुल्ली पेड अप है, और जो 200 है जो पार्टली पेड अप है। ठीक है, तो इन तीनों में से मुझे कितना कितना लेना है। ठीक है, तो इसीलिए ये फाइंड आउट करने के लिए हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया, ताकि हम टोटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट कर ले। और ये टोटल डेफिशिएंसी में हर एक शेयर होल्डर कितना देगा, समझ में आ गया। तो ये टोटल डेफिशिएंसी में टाइप 1 मेरे को 2,01,000 देना चाहिए, लेकिन उसने मुझे कितना दिया है अभी तक, 2 लाख रुपया दे दिया है, तो उससे और कितना मुझे लेना है, 1 लाख रुपया। ठीक, सॉरी 1,000 रुपया। फिर टाइप 2 वाला मुझे ये टोटल डेफिशिएंसी में 1,80,900 देना चाहिए, उसने मुझे कितना दे दिया है, 1,80,000, तो 900 रुपया और उससे मुझे लेना है।
और टाइप 3 में 20,100, ठीक है 20,100 मुझे उसने मुझे देना चाहिए, पर उसने मुझे कितना दे दिया अभी तक 15,000, तो उससे और कितना लेना है 5,100, तो 7,000 रुपया मुझे इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले सम में देखना, पिछले सम में आपको, ठीक है, पिछले सम में आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही नहीं दे पाए आप, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद में आपको जीरो अमाउंट आ गया, तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ नहीं दे पाए, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं दे पाए, तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की आपकी कैलकुलेशन खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरा नहीं दिया है, आपने 93 दे दिया है, 7,000 उनको और देना है। अब ये 7,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो आपको फाइंड करने के लिए ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर सम में अगर 15 मार्क का सम आता है तो 15 मार्क के सम में ये कैलकुलेशन होगी होगी, ठीक है। तो इतना याद रखना, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ गया तो आप इजीली कर लोगे। अगर अभी भी नहीं समझा तो हम लोग नेक्स्ट सम जब करेंगे उस पर भी ध्यान देना। मैंने आपको इसमें प्रॉपरली समझा लिया कि हम लोग को 7,000 रुपया लेना है इक्विटी शेयर होल्डर से, राइट। तो अभी हम लोग ने पहले फाइंड कर लो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो आपको टाइप 1 को कितना देना है, 2 लाख देना है, 1,80,000 टाइप 2 को और टाइप 3 को 15,000, तो आपने ये टोटल करके टोटल एफिशिएंसी फाइंड आउट की 4,02,000। तो इतना इक्विटी शेयर होल्डर से मुझे लेना है, ठीक है, टोटल, ओके। उसमें से 2 लाख रुपया टाइप 1 ने दे दिया है, तो 1,000 और उससे लेना है, 1,80,000 पहले दे दिया तो 900 और उससे लेना, 15,000 पहले दे दिया 5,100, तो एग्जैक्ट में को कितना फिगर लेना है, 7,000 ही लेना है, ठीक है। तो ये 7,000 को आप कैसे डिवाइड करोगे वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स करेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वो मेथड अलग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन अगर आपको उसमें समझ में आ जाए तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी बता दूंगा, पहले हम लोग ये कर लेते हैं। अब देखो एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें देखो टाइप 1 था, टाइप 2 था, टाइप 3 था, ठीक है। तीनों में आपको क्या है, एक में 1,000 नेगेटिव आया, एक में 900 नेगेटिव आया और एक में 5,100 नेगेटिव आया, मतलब मेरे को इतना और इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप समझो इसमें से एक में पॉजिटिव आ जाता, ठीक है, समझो 900 मुझे पॉजिटिव आ जाता, तो अब ये दो मतलब 6,100 मुझे इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है, ठीक है, और 900 मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता, इतना समझ में आ गया। अगर दोनों नेगेटिव है, मतलब अगर तीनों नेगेटिव है तो आपको ठीक है, इतना समझ में, जो नेगेटिव है, ठीक है, उससे आपको लेना है और जो पॉजिटिव उनको आपको पैसा देना है, ठीक है। तो उसका हिसाब का कैलकुलेशन कैसे होगा वो अगले सम में देखेंगे, क्योंकि इस सम में आपको तीनों ही नेगेटिव आ गए। तो आपका अभी मैं बताता हूँ लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्या होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अगले सम में या उसके अगले सम में हमको समझ में आएगा कि अगर अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, या फिर 2 नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या करना है, ठीक है। इस सम में तीनों नेगेटिव है तो आपको तीनों से ही लेना है, ठीक है। तो आपका कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज कितना आता है, 7,000, ठीक है। लेकिन अगर 2 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव होता, ठीक है, तो आप कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज कितना लिखोगे, 6,100, ओके, ये टेबल, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको कितना पेमेंट करना है, 900, ठीक है। ये आपका ऐसा लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आएगा, ठीक है। ये हम लोग तब देखेंगे जब सम होगा, बट अगर इस सम में अगर ऐसा होता तो 6,100 आप इधर लिखते, 900 आप इधर लिखते, लेकिन ये सम में पूरा ही नेगेटिव है, तो आपको कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको कितना लेना है, उनसे 7,000 रुपया लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी आपको क्या बनाना है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो सेम कर लो, पहले क्या आ जाएगा, कैश स्लैश बैंक बैलेंस कितना आपका 40,000, ठीक है। फिर आएगा रियलाइजेशन ऑफ एसेट नॉट स्पेसिफिकली चार्ज, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट नॉट स्पेसिफिक। एक है आपका फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ओके, एक है आपका फिक्स्ड एसेट्स और एक है आपके ट्रेड डेटर्स, ओके। तो 1,68,000 प्लस 2,30,000, तो
तो 1,68,000 प्लस 2,30,000 करो यहाँ पे 1,68,000 प्लस 2,38,000 तो आपको आंसर आएगा 1,68,000 प्लस 2,30,000 आपको आएगा 3,98,000। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद में रियलाइजेशन ऑफ एसेट स्पेसिफिकली चार्ज, ठीक है। सो स्पेसिफिकली चार्ज क्या है, स्टॉक है, स्टॉक आपका कितना है 1,10,000, लेकिन उसमें से आपने कौन सा दे दिया, बैंक लोन दे दिया, ठीक है। बैंक लोन देने कितना दिया आपने 1 लाख, ठीक है। तो आपका सरप्लस कितना बचा 10,000। समझ में आ गया। पिछले सब में सरप्लस था ही नहीं तो आपने पूरा का पूरा इधर लिखा और बाकी जो था वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में डाल दिया। इसमें आपका सरप्लस है तो यहाँ पे आप सरप्लस लिखोगे, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स आपका कुछ नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। कितना आपको लेना है उनसे 7,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7,000 लिखोगे, ठीक है। कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। ये तो आप ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको बहुत स्पेसिफिक में जाना है, ठीक है, तो 2,000 शेयर्स है उसमें आपको 1,000 लेना है, फिर 1,800 शेयर्स में आपको 900 लेना है और 200 शेयर्स में आपको 5,100 लेना है, ठीक है। तो आप ये भी ऐसे लिख सकते हो कि 2,000 शेयर पे आपको कितना पैसा लेना है 0.5 रुपीज लेना है, ठीक है। उसके बाद में 900 डिवाइड बाय 1,800, इसमें भी आपको 0.5 रुपीज लेना है और 200 शेयर्स 5,100 डिवाइड बाय 200 करोगे तो आपको 25.5 रुपीज लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो 2,000 शेयर वालों के टाइप 1 में आपको 0.5 हर शेयर से लेना है, इसमें भी 0.5 और टाइप 3 में आपको 25.5 हर एक शेयर से लेना है। तो आप ये टोटल करोगे तो आप 7,000 आएगा। इसमें आपको क्या बोलते हैं, बीकॉम में आपको ये स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सीए दे रहे हो तो सीए में आपको ये स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी आगे का करते, ठीक है। अभी ये रिसिप्ट हो गया। अभी ये पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में क्या क्या आता है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आएगा जो कि आपका 5,000, ठीक है। समझ में आ गया। फिर लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, वो इस सब में नहीं है। फिर आपका आ जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसमें क्या आता है पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो भी नहीं है। फिर क्या आएगा अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके कितने हैं 3,50,000, ओके। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपको कितना देना है 1 लाख देना है, ठीक है। तो ये आप टोटल करो तो आपको आंसर आ जाएगा। आप ये टोटल कर लो तो आपको आंसर टैली हो जाएगा। कैसे कर लो, 40,000 प्लस 3,98,000, ओके, प्लस 10,000 प्लस 7,000, ठीक है। तो आपको आंसर आएगा 4,55,000, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम रहेगा 4,55,000, ठीक है। समझ में आ गया। 1 लाख प्लस 4 लाख ये हो जाएगा 4,50,000 हो जाएगा, प्लस 5,000 करो 4,55,000 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपका टैली हो गया, ओके। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब देखो टेक्स्ट बुक में आपको सेम दिया है, इसका टैली 455 होता है, टेक्स्ट बुक में 475 होता है, ठीक है। दोनों टैली हो रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपने 7,000 यहाँ पर लिख दिया, उसमें क्या किया है यहाँ पे 20,000 लिखा है, यहाँ पे 27,000 लिखा है। तो आप अगर प्लस माइनस करोगे तो 7,000 इधर ही आएगा, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से करना चाहो तो इस तरीके से करो, ये टेक्स्ट बुक में दिया है उस तरीके से करो। देखो टेक्स्ट बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में आपको बता देता हूं, टेक्स्ट बुक में आपका कैश कितना अवेलेबल है 93,000, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको 1 लाख देना है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको 2 लाख देना है, ठीक है। और इसमें देखो, ठीक है, ये आपके टाइप 1 के इक्विटी शेयर्स है 2 लाख रुपए। अब देखो टाइप 2 के शेयर्स आपके पास 2,000 शेयर्स है इंटू 75,
लेकिन इसमें से 200 शेयर पे आपको, ये 200 शेयर है, ये इरिकवरेबल, इस पे आपको क्या बोलते हैं, जो कॉल कर रहे हो वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कर लोगे 1800 शेयर इंटू 75, ठीक है। तो ये 1800 शेयर में उस पर 75 रुपीज़ आपका है, तो आपने 200 पूरा ही कैंसिल कर दिया, तो ये शेयर आपके पास है ही नहीं, ऐसा आप बताते हो, ठीक है। तो 1800 इंटू 75 आपको इतना आएगा 1,35,000, तो ये आता है 4,35,000, इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आता है 3,42,000। तो इनकी डेफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3,42,000। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में इसको डिवाइड बाय कर दो इक्विटी शेयर से। कितने शेयर्स है आपके, 2000 प्लस 1800, कितना करोगे आप, 3800। तो आपको टोटल पर यूनिट पर शेयर डेफिशिएंसी कितनी आ जाती है, 90 रुपए की, ठीक है। अब टाइप 1 देखो, टाइप 1 में 2000 शेयर है 100 रुपए के, ठीक है। 100 रुपये उन्होंने दे दिया है, लेकिन असल में कितना देना है, 90 रुपया, तो इनको 10 रुपया और आप दोगे, तो 2000 शेयर इंटू 10 आप 20,000 रुपया उनको दोगे, ठीक है। टाइप 2 में कितना है, 1800 शेयर इंटू 75, ठीक है। 90 लेना है, उन्होंने अब तक कितना दिया, 75, तो 90 माइनस 75, तो आपको उनसे 15 वापस लेना है, तो 27,000 आपको ये क्या आ जाता है, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और ये क्या आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, तो इसलिए इसके पेमेंट साइड में आपको 20,000 दिखेगा और इसके कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आपको 27,000 दिखेगा, ठीक है। अब अगर आपको ये समझा है तो ये करो, ये समझा है तो ये करो, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से आपको जैसे समझ में आता है वैसे करो, मेरे को ये समझ में आता है इसलिए फिर मैं ये करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। इतने तक आज मैं रोकता हूँ, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसके आगे का कंटिन्यूएशन आप पार्ट 2 में देख लीजिए, ठीक है। आपको अभी तक समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।